Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I'm going to present a lecture on the Hindu analysis 28th December 2020. जो आज का फर्स्ट न्यूज़ रहेगी वो ये इनर लाइन परमिट इज सेंटर्स बिगेस्ट गिफ्ट टू मणिपुर। देखिए, इस पर्सपेक्टिव में आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ इनर लाइन परमिट। ठीक है, एक्चुअली इसमें लिखा गया है इम्प्लीमेंटिंग अंडर द ब्रिटिश इरा बंगाल Eastern Frontier Regulation. The ILP is an official document issued to an Indian citizen who is not actually वो जो अगर मान लीजिए इन पर्टिकुलर स्टेट्स जैसे कि जो ILP के अंदर कवर हैं, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का लास्ट वाला हिस्सा देखोगे ना आप, ठीक है, यहाँ पे आपकी आ गई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका नागालैंड, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आ गया मणिपुर, एंड यहाँ पे आ गया आपका मिज़ोरम। ये जो 4 स्टेट्स हैं वो ILP के अंदर कवर हैं। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, सिंपल में जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ठीक है, तो इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम शुरू करा था किस एक्ट के अंदर? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। एक्चुअली ये इसलिए शुरू करा गया था, दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट क्राउन्स इंटरेस्ट। किस वे में? जो इंटरनल ट्रेडिंग होती थी ना, फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दीज रीजन, ठीक है, इन रीजन में से जो ट्रेडिंग होती थी उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये इनर लाइन परमिट लाया था। ठीक है, जो कि क्या करता है, बाहर के लोगों को एक उनके ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है। ठीक है, जैसे कि इसकी हिस्ट्री में देख लेते हैं। 1950 में जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स था उनको सिटीज़न ऑफ इंडिया के रूप में बदल दिया गया, एंड दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़। आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। उनका ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो इंडिजीनियस उनके कल्चर था, उनके जो स्पेशलिटी थी, उनको बचाए रखने के लिए इस चीज़ को बरकरार रखा गया। अब ये 4 स्टेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 स्टेट्स में लागू है, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। एंड ऐसा होता है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव्स टू विजिट। जैसे मैं और आप, मान लीजिए अगर हम इन स्टेट्स के बाहर से किसी और स्टेट में रहने वाले इंसान हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा? इनर लाइन परमिट, ठीक है, टू विजिट, वहाँ पे जाने के लिए, और अगर स्टे करना है इन दी स्टेट्स, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड बोथ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप कितना समय तक रहेंगे वहाँ पे, एंड एरिया, किस किस जगह पे आप जा सकते हैं, ये सब चीज़ें मेंशन होएगी ILP के अंदर। और जो ILP जो होता है वो इशू कौन करता है? कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि अगर आप मिज़ोरम में जा रहे हैं तो मिज़ोरम वाली गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, और ये दोनों तरफ से ऑनलाइन एंड फिज़िकल वे में प्रोवाइड किया जाता है। बट और इसके अंदर और चीज़ है, बट अबाउट फॉरनर्स के लिए क्या है? हम तो नेटिव हो गए ना, इंडिया के सिटीज़न होने के बावजूद भी हमें ILP लेना पड़ रहा है, तो डोमेस्टिक फॉरनर्स के लिए क्या है? फॉरनर्स के लिए भाई साहब, मणिपुर में सिर्फ रजिस्टर करना है जाके, कोई ILP की ज़रूरत नहीं है। मिज़ोरम में भी ऐसा ही सीन है, एंड नागालैंड में भी ऐसा ही है। बट अरुणाचल प्रदेश में क्या है? टोटल एरिया परमिट चाहिए होता है, सॉरी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए होता है, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, PAP, PEP और RAP शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, ये चाहिए होता है फॉरनर्स को अगर अरुणाचल प्रदेश में जाना है। आपको पता है सेंसिटिव जोन है, एंड अगर आप ईस्टर्न सेक्टर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है ना, इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट्स हैं, और यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको इंडिया के पास है अभी वो, ठीक है, जिसको क्लेम करता है चाइना, उस पे इशू चलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो दिस इज़ हाईली सेंसिटिव जोन। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फॉरनर्स को। ओके, एंड ILP फॉर preservation of indigenous culture and tradition and prevent illegal migrants and encroachment by the outsider। ठीक है, ताकि इलीगल माइग्रेंट, आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, असम में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं,
बांग्लादेश से कुछ एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ उनका शोषण किया जाता है किसी भी तरह से, तो वो पहले भी ये इशू आया है, इसीलिए जो आपका क्या था, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न वाली बात भी करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया है, ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसमें क्या, पर्सनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम को देखा जाता है, दो चीज़ों को देखा जाता है, पर्सनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम को, ठीक है। बट फिर से एक बैड न्यूज़ है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। 111वीं पोजीशन पे पहुंच चुका है 162 नेशंस में से, ठीक है। 162 में से कौन से 111 याद रखिएगा, ठीक है। फ्रीडम के हिसाब से, किसके, ह्यूमन की फ्रीडम के हिसाब से, किसी भी कोई भी ट्रिक आजमा लीजिएगा, 111 नंबर का आंकड़ा याद रखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइट बी सीन इन योर एग्जामिनेशन पेपर। और ये जो पब्लिश करा जाता है, अमेरिकन थिंक टैंक है, जैसे हमारा नीति आयोग है ना, थिंक टैंक, ऐसा ही कोई थिंक टैंक है, कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा, ठीक है। कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा जो पब्लिश करा जाता है, जिसके द्वारा ये। अब इस पर्सपेक्टिव में ये देखने मेजरिंग ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम टू एसोसिएट, असेंबल एंड टू फॉर्म और ज्वाइन पॉलिटिकल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं यार। और हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो टॉप करने वाली कंट्री है वो नॉर्वे वगैरह नहीं है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने टॉप करा है इसमें। और पाकिस्तान आपके आसपास, चाइना आपको याद रखिएगा 129, 140 पाकिस्तान है। बट अपना तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है। और कितने नंबर पिछड़ चुका है, 17 नंबर का फॉल हुआ है, इसमें बहुत बड़ा डाउन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। बट देखिए, आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता, हाँ, यू शुड शो सम रियलिटी व्हाट इज़ हैपनिंग, but you should also give suggestion, means solution, your mind should be solution oriented, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल ही क्या करते हो, क्रिटिकल बन जाते हो गवर्नमेंट के लिए, तो फिर देन डेफिनेटली दैट विल बैकफायर इन एग्ज़ाम। और हाँ, और इंडियाज़ रैंकिंग ड्रॉप 14 प्लेसेस अंडर पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम अलग, इसी में इंडिकेटर्स होंगे ना, उसमें 14 नंबर की रैंकिंग गिर गई है, ठीक है। 2008 के साथ कंपेयर करा जा रहा है इस इंडेक्स में। चलो आगे देख लेते हैं। नोट्स फ्रॉम ईयर ऑफ अनीस। देखिए 2000 वाला, 2020 जो इस धरती पे इस टाइम पे था उसको तो भूल नहीं पाएगा, और डेफिनेटली आगे वाली जनरेशन्स को भी ये चीज़ें याद दिलाई जाएंगी कि ऐसा भी हुआ था, ठीक है। और पहले तो 1919 के आसपास, 20 के आसपास जो प्लेग वगैरह आए थे, ठीक है, उनको हम याद नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ये सोशल मीडिया, मोबाइल्स वगैरह नहीं थे। बट ये जो कैप्चर हुई हैं चीज़ें, बहुत ही घातक, बहुत ही दर्द भरी, ठीक है, ये तो हमेशा रहेंगी ना। तो देन डेफिनेटली दिस ईयर विल बी नोन एज ब्लैक ईयर ऑफ दिस होल सेंचुरी, ठीक है। तो बहुत ही बुरे तरह से बीता है ये साल, इवन कि पता भी नहीं चला अभी कब न्यू ईयर मनाया था और कब नया ईयर आने वाला है, ठीक है। बट नया साल जो रहे वो सभी के लिए अच्छा रहे। अभी के लिए ये है, इसमें बताया गया है कि क्या क्या इश्यूज़ फेस करे हैं 2020 में इंडिया ने। एंड ऐसा कहा गया कि 2021 का साल बेस्ट, आज इस साल की तरह बेस्ट ईयर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पेंडेमिक एंड अदर इश्यूज़, कोविड-19 आया, ठीक है। चाइना का ईस्टर्न लद्दाख पे जो लद्दाख स्टैंड ऑफ रहा है, आपको लगभग साल ही होने लग पड़ा, ठीक है। हमारे सोल्जर्स तक मर गए वहाँ पे, और डेफिनेटली एक ग्रेव हिट हुआ है, ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशंस पे। पहले भी इतने अच्छे नहीं थे, बट स्टिल थोड़ा बहुत उभरने की कोशिश करे, बट इंडिया चाइना फिर से हो गए ख़राब। और अभी एक प्रोब WHO इंडिया प्रिसाइड करने वाला है, कर रहा है। अब पहले चाइना कर रहा था, तो इस पर बहुत एलिगेशन लगे कि WHO इज़ नॉट वर्किंग अप्रोप्रिएटली। So India demanded many countries demanded a probe, independent probe for COVID-19 जो मिस हैंडलिंग हुई है और वर्ल्ड लेवल पे भुगतना पड़ा है।
ठीक है, चाइना से निकला, और चाइना से निकलने के बावजूद भी उतना डिवास्टेशन नहीं हुई जितना और कंट्रीज में हुई है। ठीक है, तो इसका अभी देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये स्टैंड ऑफ के लिए ये भी रीज़न है। कहीं ना कहीं चाइना असर्ट कर रहा है कि यार ऐसा क्यों इंडिया बाहर जाके ऐसी चीज़ें कर रहा है, और मेरे पे डिमांड कर रहा है एक इंडिपेंडेंट प्रो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी कसर निकाल रहा है स्टैंड ऑफ के ज़रिए। इंटरनल प्रॉब्लम सच एज नक्सलाइट वायलेंस। देखिए नक्सलाइट वायलेंस JNK में जो आपके सीज़ फायर वगैरह वायलेशन हुई है 2003 के लेवल से सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन हुई है पाकिस्तान से। ठीक है, और पॉलिटिकल रिसेंटमेंट, पॉलिटिकल जो प्रिजनर बना दिए गए 370 को हटा के। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल वाला बड़ा इशू आया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, इवन कि हमारे जो BJP के प्रेसिडेंट हैं आपके JP नड्डा जी, उनके कॉन्वॉय पर भी अटैक हुआ पत्थरों से। एक वॉर जोन टाइप का सीन बन गया है। ठीक है, और आगे भी बनेगा, जैसे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं 2021 में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें MLAs वगैरह चुने जाते हैं, और MLAs में से एक जो होता है वो क्या चुन दिया जाता है? CM ऑफ द स्टेट। ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता को अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह। एंड 2020 विद सेशन बीइंग डिस्पेंस्ड विद अंडर वेरियस प्रोटेक्स्ट। और हाँ देखिए, पार्लियामेंट जैसे कि उनके पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के बिजनेस से भी थोड़ा थोड़ा हेर फेर करी गई है, और बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं इसके लिए, बहाने मारे गए हैं। ठीक है, एंड इकोनॉमी वाइज रिसेशन था। देखिए, इकोनॉमी में रिसेशन पेंडेमिक की वजह से नहीं, उससे पहले भी था। ठीक है, रिसेशन एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में ये होता है 2 क्वार्टर के लिए लगातार नेगेटिव ग्रोथ हो। 2 क्वार्टर्स मतलब लगातार 3 + 3 6 महीनों के लिए अगर कंट्री में क्या होती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है, तो वो रिसेशन का नाम ले जाती है। बट पहले भी स्लो डाउन चल रहा था एक्चुअली पेंडेमिक से पहले, बट उसके बाद हालत और खस्ता हो गई पेंडेमिक के बाद। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक वे में रिसेशन। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता है कितने 131 रैंक पे पहुंच चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 129 से। ठीक है, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। और हाँ देखिए, स्टेट्स क्या कर रही हैं, जैसे यूपी वगैरह, आप बहुत न्यूज़ सुनते रहे और रह पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, इन्फोर्समेंट हो रहा है। जो मैरिज कर रहा है अनदर उसमें रिलीजन में, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ के बंदों को उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ मैरिज बिल्स वगैरह, एक्ट वगैरह आए हैं। ठीक है, और सबसे बड़े फार्मर्स का एजुटेशन, बहुत इश्यूज़ रहे हैं यार एक्चुअली। ठीक है, फार्मर्स का एजुटेशन स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, और फार्मर्स तैयार नहीं हैं बात करने के लिए। कभी थोड़ा बहुत तैयार होते हैं तो उनकी मांगें जो है बहुत ही हार्ड हैं। ठीक है, और हाँ देखिए, गवर्नमेंट अच्छा ही चाहेगी किसी न किसी हालत में, बट कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न भी है, नो डाउट। फार्मर्स गलत नहीं है। ठीक है, चलो इस डिबेट में बाद में जाएंगे। अभी आगे के लिए क्या चैलेंजेस हैं नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए। ठीक है, तो ऐसा है कि कहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले तो स्ट्रिंग ऑफ इलेक्टोरल सक्सेसेस जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उनकी पॉपुलैरिटी ही बहुत है। ठीक है, पर्सनल पॉपुलैरिटी बहुत है, और सामने कोई अच्छा कंपेटिटर ही नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छी फ्रीडम दे देता है इस मोदी गवर्नमेंट को कि वो एक बड़ा चेंज कर सके। तब ये डिपेंड करता है कि वो बड़ा चेंज किस वे में होगा। ठीक है, आगे द न्यू थिंकिंग इज़ अभी ऐसा नेसेसरी है, अगर इस साल अच्छा करना है तो जो अपनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो थोड़ी अपनी थिंकिंग को चेंज करे, और रेदर देन इन चीज़ों में जाने के बजाय जो कि बहुत उनको क्या देती हैं, पॉपुलैरिटी देती हैं, पॉपुलर डिसीजन ले लिए, बट उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, डेवलपमेंट इम्पैक्ट है ही नहीं है। ठीक है, बट पॉपुलर डिसीजन ले लिए। ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा रोकें ताकि डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जा सके। एंड अचीविंग टेंजिबल आउटकम्स, जैसे मैंने बताया, एंड डेमोन्स्ट्रेट इफ़ेक्टिव लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप का प्रदर्शन करें।
इट माइट बी द बेस्ट इफ़ द अथॉरिटी बिगिंस टिकिंग ऑफ द लिस्ट। एक लिस्ट बनाए, ठीक है, 2020 में जो प्रॉब्लम्स रही हैं और जो काम नहीं हो पाए उनको अचीव किया जा सके। अब और क्या है, चाइना के पर्सपेक्टिव में लद्दाख सेक्टर में जो इशू रहा है, इंडिया शुड थिंक ऑफ बट बेटर ऑप्शंस। ऑब्वियसली यार इंडिया तो सोच ही रहा होगा ना, ये ऑथर्स का कहना है कि एक अच्छा ऑप्शन ढूंढे, ठीक है, जिससे कि ये जो जिससे इतना बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है उससे इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जा सके। और इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए इंडिया को कि जो इंडिया के नेबर हैं वो भी इंडिया के खिलाफ क्यों चले गए, ठीक है। और एंड सीरियस फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस कंट्री फेस, ठीक है। द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी शुड बी नेक्स्ट, ठीक है। अब इकोनॉमी जो है इंडिया की उस पर भी ध्यान दिया जा सके। ये तो इंटरनल इश्यूज़, ये आपका चाइना इशू। अब इकोनॉमी के बारे में क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं यहाँ पे ऑथर के द्वारा कि इंडिया जो है वो कंपटीशन की तरफ जाए, ठीक है, और ये बहाने छोड़ दे और ये चीज़ें छोड़ दे जो गलत हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बनना हमें अपने पहले डोमेस्टिक वे में देखना है यार। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनेगी तो डेफिनेटली दे विल इन्हांस देयर कैपेसिटी ऑल्सो, ठीक है, ऐसी बातें कही गई हैं। तो और ये बोला गया जॉब क्रिएशन पे भी ध्यान दो यार, बहुत सारा धक्का लगा है, ठीक है, लोगों की नौकरियां तक छूट गई हैं और जो इवन की डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत सारे सुसाइड्स भी हुए हैं यार, ठीक है। देखिए इसके बाद थोड़ा टाइम के बाद नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बहुत सारे सर्वेज आएंगे जो ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं सर्वेज में, बट स्टिल they will show you a grim picture of our society but happened in 2020, ठीक है। तो अर्जेंट स्टेप टू सेट राइट द डिसरप्शन इन द लेबर मार्केट में जो हुआ है, यूज पेंडेमिक एंड कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए अभी विंस्टन जो है जिसने आईफोन वाला सीन हुआ था अभी थोड़े दिन, कल भी डिस्कस कर रहा था इस आर्टिकल को, ठीक है। तो वो भी लेबर जो आपके लेबर कोड्स बनाए गए हैं, ठीक है, लेबर कोड्स बनाए गए हैं, लेबर के जो अधिकारों को डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई है, तो उसका कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है। इतना 50-60 करोड़ के आसपास विंस्टन जो आईफोन मेकिंग कंपनी थी, अभी इस न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं एक देखा था मैंने कि ऐसा कहा जा रहा है कि विंस्टन विल रिज्यूम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो आशा करी जा रही है जो आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, वो सपना साकार हो पाए। बट देखिए इन चीज़ों से अगर आत्मनिर्भर भारत वाला सपना साकार करना है तो आपको अपने इंडिया की जनता जो वर्क फोर्स है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और कल चाइना के साथ कंपेयर करके हमने देखा था आर्टिकल कि चाइना क्यों इस वे में सक्सेसफुल है, क्योंकि वो लोगों को जो लेबरर्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के पास ही डोरमेट्री बना के दे देता है, घर टाइप, ठीक है, और इसलिए स्लम वाली प्रॉब्लम नहीं आती है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी देता है, ताकि इसीलिए लोग वहाँ पे काम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर इशू। एंड लेबर मार्केट काउज्ड बाय पेंडेमिक एंड स्टिमुलेटिंग डिमांड स्टिमुलेट होगी तो देखिए क्या होगा। डिमांड अगर आप लोग आपके पास पैसा तो बचा होगा ना इस बार पेंडेमिक की वजह से, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत पैसा होएगा, आप क्या करोगे, डिमांड को स्टिमुलेट करेंगे या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसी लगाएगी पॉलिसी जिससे लोगों के हाथ में टैक्स वगैरह थोड़ा रिडक्शन कर दिया तो आपके पास हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया और आप डिमांड करने लग पड़े। डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, कंपनीज जो होंगी वो नया जल्दी से जल्दी और मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। तो ये होल सर्कल बन गया। तो ये कहा गया एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज दिस शुड बी गो इन हैंड विद द टास्क एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सच मेजर्स मस्ट बी अंडरस्टूड। ये चीज़ें को याद रखें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, और ये कहा गया है कि रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस नेक्स्ट ईयर मस्ट बी द ईयर इन विच सीरियस अटेम्प्ट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड रिस्टोर कॉन्फिडेंस। हाँ, ऐसा कहा गया कि जो ऐसा अलेज किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है सिंगल पार्टी रूल बनाना चाहती है, ठीक है, सिंगल पार्टी रूल दैट, हाँ ऐसे ऑब्वियसली कि अपने जो ओपोजिशन है उसके कुछ राइट्स को दबाया जाता है मीडिया का यूज़ करके वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसको दबाया जाएगा तो किसके लिए, सिंगल पार्टी रूल। तो देखिए ये बहुत डिवास्टेटिंग होता है किसी भी कंट्री के लिए। डेमोक्रेसी शुड बी बैलेंस्ड बाय अ प्रॉपर एंड गुड
इवन पावरफुल ओपोजिशन। ठीक है, एक पावरफुल ओपोजिशन होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी अच्छी तरह से वर्क कर पाती है। बट अभी के लिए आपको पता है कि डेमोक्रेसी लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए कम से कम कितने परसेंट की सीट्स चाहिए होती हैं, 10% ऑफ दी लोकसभा। बट यहाँ पे 50 सीट ही बन पाती हैं और अप्रोक्सीमेटली 55 सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का काम बहुत जगह पड़ता है अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए। इसलिए जो हमारा लोकपाल थे उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, इसके द्वारा बहाने मारे जाते थे बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि देयर इज़ नो एनी लीडर ऑफ अपोजिशन। बट इस चीज़ को चेंज करा गया और लीडर ऑफ अपोजिशन से लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बना दिया गया। तो उस हिसाब से थोड़ा वो करके कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेंक्शन रूल हैं उनको फॉलो किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन दी जा रही है। एंड जो कॉन्फिडेंस में लैकनेस आई है, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाइल्यूट होता जा रहा है लोगों का, और इवन बहुत सारे कम्युनिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पे, मतलब कि इस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, कि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप आपस में लड़ते रहते हो। ठीक है, देयर शुड बी ए प्योर, मतलब कि फेडरलिज्म का एक अच्छे वे से फॉलो किया जाए ना। फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल स्टेट पावर जो दी गई हैं, अब उसमें नहीं वायलेशन 356 का यूज़ करके आप हड़प लेते हो सब कुछ, दैट इज़ रॉन्ग ना। एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड अनडुअली सेंट्रलाइज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो और क्या है इसमें, हाँ, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जो है उनकी पावर को थोड़ा मेंटेन रखें। बहुत सारे पहले भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन आए थे जिसमें कि जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की पावर्स को इंक्रोच करने की कोशिश की थी इनडायरेक्टली। तो इन चीज़ पे ध्यान दिया जाए। अदरवाइज़ यही चीज़ें हैं जो एक दोबारा से कॉन्फिडेंस को डाल सकती हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए। अब नेक्स्ट, टुवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। आपको पता है वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ठीक है, देखो क्या होता है आगे। इसमें अच्छा आर्टिकल है, एक्चुअली बहुत अच्छा आर्टिकल है। इंडिया प्लान्स टू वैक्सीनेट 300 मिलियन पीपल अगेंस्ट कोविड-19। आगे के 6-7 मंथ में क्या होगा, 300 मिलियन का मतलब 300 करोड़, 30 करोड़ के आसपास क्या होंगे, लोग वैक्सीनेट होंगे और डबल डोज दी जाएगी। ठीक है, तो कितने डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी, 60 करोड़। हाँ, एक बंदे को डबल डोज दी जाएगी अगर वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट करना है, डबल डोज वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसके लिए चुने कौन से गए हैं लोग। ठीक है, जो 3 तरह के लोग चुने गए हैं इसमें। सबसे पहले जो कि आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ठीक है, और दूसरे आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स, लाइक जो कि दिन रात सामने आके काम कर रहे हैं, लाइक आपके पुलिस को भी आप फ्रंट लाइन वर्कर्स बोल सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड हो सकते हैं। पुलिस कुड बी अ गुड ऑप्शन हियर। ठीक है, एंड थर्ड जो है एज्ड मोर देन 50 ईयर्स। ठीक है, जो कि जिनकी 50 साल से ज़्यादा एज हो चुकी है उनको भी इस लिस्ट में डाला गया है। अब इससे क्या होगा, रफली 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो होगी वैक्सीनेट हो जाएगी जुलाई और अगस्त 2021 तक। ठीक है, और जैसे 2 डोजेज़ का प्रावधान है तो 60 करोड़ डोजेज़ चाहिए होंगी। और ऐसा है फॉर्चुनेटली किस्मत से, पुणे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स। चलो अच्छा है, चलो इंडिया में तो है। देयर आर रिपोर्ट्स दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टक द डील विद, और ऐसा भी हो चुका है कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डील करी हुई है सीरम इंस्टीट्यूट से। ठीक है, 500 मिलियन डोजेज़ के बारे में, अच्छी बात है। अब एंड देयर आर अदर वैक्सीन जो कि और भी वैक्सीन की दौड़ में चले हुए हैं, जैसे भारत बायोटेक कोवैक्सीन एंड रशियन स्पुतनिक 5, जिनकी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट फेज चल रहा है। सो प्रोवाइडेड दैट देयर आर नो लास्ट मिनट
ऐसा है कि इससे ये साबित होता है कि लास्ट टाइम पे अगर वहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही है और ख़त्म हो गई है, मतलब ऐसा कोई बैकफायर ना हो पाए। ठीक है, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है वैक्सीनेशन का और यहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें होने के बाद ये कमी तो नहीं आने देंगे। ठीक है, और क्या इश्यूज़ हैं, देखिए जो उसमें ये डिस्कस करा गया कि इशू क्या है, जैसे कि आप ट्राई एज मतलब कि तीन तरह के ग्रुप को तीन तरह के ग्रुप को आप वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला गया है हु गेट्स प्रायोरिटी, फ्रंट लाइन वर्कर्स, एल्डरली पीपल। कौन सा मॉडल फॉलो कराया गया है, जैसे कि यूके यूएस में करा गया है ना, एल्डरली एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, वैसा ही मॉडल इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, द रैशनल फॉर दिस इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी इन्फेक्टेड इन द फ्यूचर। इसके पीछे क्या सोच है, जो कि फ्यूचर में थोड़ा ठीक मतलब कि फ्यूचर में दोबारा से इन्फेक्ट होने की जिनका क्या रहती है, आशंका रहती है। ठीक है, फ्यूचर में इन्फेक्ट हो सकते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर है, मेडिकल वर्क जो आपको देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान वायरस फैलाता है तो वो नो डाउट ये मेडिकल हेल्थ वाले ही, जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह ही। क्योंकि यार देखो सबसे ज़्यादा ही इन्होंने ऐसे लोगों के साथ डील करना है। ठीक है, अगर वो डील करेंगे तो वो एक बंदे के साथ ही डील नहीं करते, उनके पास कुछ स्वस्थ लोग भी आते हैं और वो ना चाहते हुए भी उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू वैक्सीनेट दोज हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो अगर वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वो अगर कोई वायरस वाला बंदा आता भी है तो उन पे असर नहीं होगा, और वो कोई स्वस्थ बंदा आता है उसको तो नहीं इन्फेक्ट करेंगे, और वो जो चेन होगी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव्स, वन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दोज वैक्सीनेटेड। इवन आप उनको एक दो तरह के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए ना, एक तो उनको जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इतना काम कर रहे हैं बेचारे, उनको क्या मिल गई, वैक्सीनेशन और वो प्रोटेक्शन मिल गई, और दूसरा कि जो स्पीड एंड स्प्रेड जो था जैसे मैंने ऊपर समझाया वो भी रुक जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग अप्रोच ली गई है एल्डरली के लिए, हु हैव लेवल ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है एल्डरली पीपल के लिए कि यार ठीक है देना चाहिए, बट बात भी सही है कहीं ना कहीं जो ऑथर ने कहा है कि यार उनका ना जो इंटरेक्शन है वो इतनी नहीं होती है। वो मैक्सिमम क्या होता है एल्डरली पीपल का, वो इतने ज़्यादा किसी के साथ उनकी इंटरेक्शन नहीं होने का कारण उनकी एज फैक्टर है। ठीक है, सुबह या तो बेचारे कहाँ पे गार्डन वगैरह में चले जाएंगे, और फिर मैक्सिमम जो टाइम होता है वो न्यूज़ वगैरह सुन के अपना टाइम डे स्पेंड कर देते हैं। बट एज इसके अगेंस्ट जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है, जो यंग यूथ है वो ज़्यादा इंटरेक्ट होता है। ठीक है, और ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, खुद तो वायरस लेगा ही और अपने दोस्तों में फैलाएगा और वो में भी फैलाएगा, एक चेन बन जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा एक सही, देखिए एल्डरली पीपल ऑब्वियसली दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्स। ठीक है, बट स्टिल एक पर्सपेक्टिव दिया गया, सीट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक वे। ठीक है, लेस मोबाइल एंड ये चीज़ें बोली गई हैं, और इसी वे में कहा गया कि इस वे में जो धारावी जैसी जगह है जो डेंसली पॉपुलेटेड है उसको वैक्सीनेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब इन्वॉल्विंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाना चाहिए वैक्सीनेशन की दौड़ में। ठीक है, तो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में इसका सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी सीम्स टू डिपेंड इंटायरली ऑन डोमेस्टिक सोर्सेज। ऐसा बोला गया कि जो गवर्नमेंट है ना वो मैक्सिमम उनको गवर्नमेंट का लग रहा है कि जो भी प्रोक्योरमेंट होएगी वो इंडिया से ही करेगी, डोमेस्टिकली ही करेगी। तो और ये जो होगा सबसे बड़ी बात है ये फ्री करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इंडिया की कंट्री के जो पहले चुने गए हैं ना ग्रुप, उसमें से लोगों को क्या करने की कोशिश करेगी, फ्री में वैक्सीनेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और एंड इट प्लान्स टू रिलाई एंटायरली ऑन पब्लिक रिसोर्सेज।
एंड गवर्नमेंट प्लान्स टू बियर द इंटायर कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे मैंने आपको बताया। एंड एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मान लीजिए पी फाइजर और सम अदर मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर गवर्नमेंट के पास आती हैं, ठीक है, बोथ फॉर एथोराइजेशन ऑफ वैक्सीन, आप ऑथराइज़ कर दीजिए उनकी वैक्सीन को, एंड परमिशन दे दीजिए कि वो सेल कर सके और इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में, इंपोर्ट कर सके या फिर एंड सेल कर सकें इंडिया में उनकी वैक्सीन को फॉर प्रॉफिट पर्पज। ऑब्वियसली कोई बाहर की कंपनी आएगी तो प्रॉफिट पर्पज से ही आएगी ना, तो ये कहा गया है। तो इसमें बहुत अच्छा एक बात कही गई है कि देखिए अगर ऐसा हो जाता है, नो डाउट जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने जो वादा करा है उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो इंडियन डोमेस्टिक सोर्सेज से फुलफ़िल करने की बात कर रही है। एक तरह से तो जो 3 तरह के लोगों को चुना गया है, 30 मिलियन के आसपास, 300 मिलियन के आसपास लोगों को चुना गया है। उनमें से कुछ अमीर भी होंगे ना, और वो क्या बोलेंगे, यार अभी तक हमारी बारी नहीं आई। और अमीर लोग क्या बोलेंगे कि पैसा है तो मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, ऐसे ही करते हैं ना अमीर लोग। तो वो बोलेंगे हाँ यार मैं 10 जो आप फ्री में देने की बात कर रहे हो, मैं 10,000 तक भी देने की बात करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, वैक्सीन। तो ये पी फाइजर वगैरह जो कंपनीज हैं, ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड देम, ठीक है। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी लाइनें बन जाएंगी, ठीक है, कि हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ये एफ्लुएंट जो पीपल होंगे, ये इस एम्बिट से जो 300 मिलियन जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है उससे बाहर आ जाएंगे, और अपने में क्या कर देंगे, वैक्सीनेट होके जो इन्होंने वायरस को फैलाना था वो रोक लेंगे, ठीक है। अब अमीर लोग क्या होएगा, सिंपल वे में वैक्सीनेट हो गए पी फाइजर से, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट वैक्सीन, ठीक है, गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। अब पी फाइजर से ये वैक्सीनेट होके क्या कर देंगे, एक चेन जो बन रही थी उसको रोक देंगे, और दूसरा जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे प्रेशर डाल रही थी ये जो एफ्लुएंट लोग थे, अमीर लोग, वो रुक जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट वैक्सीन है मैक्सिमम उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो कि डिज़र्विंग है, ठीक है, डिज़र्विंग है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है इस आर्टिकल में। फिर क्या होगा, लार्जर नंबर हु गेट वैक्सीनेटेड द लोअर विल बी द स्प्रेड ऑफ वायरस ट्रांसमिशन। फिर इसमें और क्या बात करी गई है, फर्स्ट इज द न्यूज़ दैट द रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैव ऑथराइज द इमरजेंसी यूज़ ऑफ मॉडर्ना एंड फिर इसमें बोला गया कि हाँ, बेल्जियन मिनिस्टर ने ये एक ट्वीट करा और वेरी सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन रिवील कर दी ट्विटर के ज़रिए। उसमें कहा गया मॉडर्ना विल चार्जिंग $18 पर डोज while पी फाइजर प्राइसेस एट €12 इज़ इवन लोअर, ऐसा ट्वीट कर दिया गया। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया जो न्यूज़पेपर हैं वो ये बोल रहे हैं $37 पर डोज पी फाइजर मिल रही है, ठीक है। और ये जो प्राइस डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है ना, ठीक है, और जितनी बड़ी मार्केट रहेगी उतने बड़ी क्या उसके पास बार्गेनिंग पावर रहेगी। जो आप बार्गेनिंग करते हो ना उसमें जाके, ठीक है, अगर सेलर को लगेगा हाँ यार ये लेने वाला और ये बहुत सारी क्वांटिटी लेने वाला है, वो भी बोल देता हाँ ठीक है, अगर आपने एक चीज़ लेनी है तो आप 10 रुपये दे दो, अगर आपने 100 लेनी है तो आप 8 रुपये के हिसाब से मेरे को इन पे चार्ज दे देना। तो वैसा ही कहा गया कि इंडिया भी कोई छोटी मार्केट नहीं है ना। इंडिया टू प्रोवाइड्स अ लार्ज मार्केट इवन इफ द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज अराउंड 5,000, अगर 5,000 के पास भी पहुंच जाती है ना, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, लोग बहुत अमीर हैं इंडिया के भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।